हेलो एवरीवन, मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है 10वीं क्लास की इतिहास का तीसरा लेसन, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत का अर्थ है वैश्वीकरण से, अर्थात विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं का आपस में घनिष्ठ संबंध होना वैश्वीकरण कहलाता है। और आसान शब्दों में कहें तो अलग अलग देशों के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जब उसे किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड होना पड़ता है तो वो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। और आजकल हम जो वैश्वीकरण का स्वरूप देख रहे हैं, मोटे तौर पर उसको हम पिछले 50-60 वर्षों में जो स्वरूप बदला है उससे जोड़कर देखते हैं। परंतु क्योंकि हम ऐतिहासिक संदर्भ में इस लेसन को पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वैश्वीकरण की। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए अगर हम बात करें हमारे देश की, तो हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, तो लगभग आज से 3000 वर्ष पूर्व कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमें मिले हैं, तो उन साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ आर्थिक रूप से या कहें कि व्यापारिक तौर पर जुड़ी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू नहीं हुई, बल्कि ये हजारों साल पहले से चली आ रही है। ऐसा ही उदाहरण क्या है, इस लेसन के अंदर हमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। और ऐसा एक उदाहरण है रेशम मार्ग का। आप लोगों ने सुना होगा सिल्क रूटों के बारे में। सिल्क रूट जो है वो ईसा से पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे और आज से कहें तो लगभग 15वीं शताब्दी तक वो अस्तित्व में थे। अब सिल्क रूट क्या है, चीन से भारत और चीन से होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जिन मार्गों से व्यापार होता था उनको सिल्क रूट कहते थे। सिल्क रूट इसलिए कहते थे क्योंकि इन रास्तों से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज का व्यापार होता था वो था रेशम अर्थात सिल्क। और चीन का जो रेशम था वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इन्हीं रास्तों के जरिए भारत से कपड़े और मसालों का व्यापार होता था अन्य देशों के साथ। और इन्हीं मार्गों के कारण कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक चीन और भारत जो हैं विश्व के सबसे अमीर देश माने जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि इन्हीं रास्तों के जरिए ही ईसाई मशीनरी या ईसाई धर्म के प्रचारक चीन और भारत पहुंचे। इन्हीं मार्गों के जरिए ही इस्लाम धर्म के प्रचारक भारत पहुंचे। और इन्हीं जरियों के रास्तों के जरिए ही जो बौद्ध धर्म है, जो कि चीन के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फला फूला है, तो इन्हीं रास्तों के जरिए ही वो भारत से चीन और अन्य देशों में पहुंचा है। तो वैश्वीकरण को हम केवल व्यापारिक तौर पर ना देखते हुए देखेंगे कि प्राचीन समय में यात्री व्यापारी जो है अन्य अन्य अलग अलग उद्देश्यों के कारण एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे। और वे अपने साथ वस्तुएं, विचारों के साथ साथ बीमारी और कीटाणुओं का भी प्रसार करते रहते थे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती गई। और ऐसा ही एक उदाहरण लिया जाता है भोजन की यात्रा से संबंधित, अर्थात भोजन की यात्रा। भोजन की यात्रा में हम कहेंगे कि अगर आज के समय में हम देखें तो अलग अलग देशों में या किसी भी देश में जाएं तो हमें अलग अलग देशों का या अलग अलग उपमहाद्वीपों का कॉन्टिनेंट फूड जो है, कॉन्टिनेंटल फूड, वो आपको देखने को मिल जाएगा। परंतु आज से लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पास इस प्रकार के भोजन में विविधता नहीं पाई जाती थी। अगर आप लोगों ने देखा हो जैसे कि नूडल्स, ये एक चीनी भोजन है, चाइनीज फूड है ये। और ये नूडल्स जो हैं चीन से यूरोप पहुंचे। इसी तरह से हम बात करें पास्ता, पास्ता जो है अरब से सिसिली जो इटली का एक द्वीप है वहां पर पहुंचा। इसी तरह से हम बात करें आलू, सोया, मूंगफली, मिर्च, टमाटर, शकरकंद, मक्का, ये ऐसी फसलें हैं जो अमेरिका से यूरोप और एशिया में पहुंची। ये सारी वस्तुएं जो है अमेरिका में उगाई जाती थी और हमारे जो पूर्वज हैं इन चीजों से अनभिज्ञ थे। परंतु जो यात्री हैं वो अपने साथ वस्तुओं के साथ साथ भोजन और बीजों को भी एक जगह से दूसरे जगह पर लाते ले जाते रहते थे। और ऐसे ही एक उदाहरण दिया जाता है बीमारियों से संबंधित।
क्या है, व्यापारी कहें या लोग कहें, जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको अपने साथ अन्य वस्तुओं के साथ साथ बीमारी या कीटाणु भी लेकर चलते हैं। और ऐसा ही उदाहरण एक अमेरिका के संदर्भ में दिया जाता है। प्रारंभ में क्या था, जैसे ही कोलंबस, वैसे तो वो कोलंबस भारत की खोज पर निकला था, परंतु गलती से वो अमेरिका पहुंच जाता है। इसीलिए उसने उन जगह के जो लोग थे उनको इंडियंस कहकर पुकारा है। तो अमेरिका को लेकर यूरोप के लोगों में अलग ही आश्चर्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि वहां पर जो सोना चांदी की जो खदानें थी बहुत मात्रा में पाई जाती थी, और वहां से प्राप्त जो चांदी था उसके जरिए यूरोप की अर्थव्यवस्था को फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके साथ ही जैसे ही अमेरिका में सोने की खदानें होने की अफवाह यूरोप के अंदर फैली, तो एक अजीब सी होड़ उत्पन्न हो गई जिसको गोल्ड रश कहा जाता है। और ऐसे ही जब क्या है, यूरोप के लोगों ने जब अमेरिका पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो उन्हीं में से एक थे स्पेनिश जो सैनिक कहेंगे। जब स्पेन के अधिकारी या सैनिकों ने वहां पर आक्रमण किया तो उनकी बहुत ही कम संख्या थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अमेरिका में अपना बहुत बड़ा उपनिवेश स्थापित करने में कामयाब हुए। इसका कारण क्या था, चेचक। उन अधिकारी और सैनिकों के जरिए चेचक के कीटाणु जो हैं अमेरिका पहुंच गए। और चूंकि अमेरिका जो है लाखों वर्षों से पूरे विश्व से अलग थलग था, तो वहां के लोग इस बीमारी से अनभिज्ञ थे। ना तो उन्हें इस बीमारी की दवाई का पता था और ना ही उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न थी, जबकि यूरोपीय लोगों के पास इस बीमारी की दवाई भी थी और उनके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी उत्पन्न हो चुकी थी। तो अब क्या है, ये बीमारी जो है बंदूकों से भी ज्यादा हानिकारक या खतरनाक जो है अमेरिका वासियों के लिए साबित हुई, क्योंकि बंदूक को तो वो खरीद या छीन भी सकते थे, परंतु बीमारी का वो किसी प्रकार से सामना नहीं कर सके। और ये बीमारी धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे नहीं बल्कि क्या कहेंगे कि बहुत ही तेजी से पूरे महाद्वीप के अंदर फैल गई, और वहां भी फैल गई जहां पर यूरोपीय गए भी नहीं थे। और इस प्रकार इस बीमारी ने यूरोपियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। तो हम कहेंगे कि भोजन के साथ साथ बीमारी भी जो है वैश्वीकरण का एक कारण बनी। उसके अलावा यूरोप के अंदर जो धार्मिक हिंसा थी या फिर कहें कि औद्योगिकरण के आने के कारण बहुत सारे किसान जो है वहां पर बेरोजगार हो गए थे। तीसरा, यूरोपीय के कई देशों में इस प्रकार की मान्यता थी कि वहां पर जो संपत्ति थी उसका अधिकारी केवल बड़ा पुत्र होता था, तो जो दूसरे पुत्र थे उनको संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। तो इस कारण बहुत सारे लोग जो है यूरोप से अमेरिका पहुंचने लगे। उसके अलावा एक और एग्जांपल इस लेसन के अंदर दिया गया है कॉर्न लॉ का। अर्थात क्या है, ब्रिटेन के अंदर है जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, भूमिपति थे या भूस्वामी थे, उनका जो है सरकार के अंदर बहुत अहम रोल होता था। तो उन्होंने क्या किया, वहां से एक कॉर्न लॉ पास करवा लिया। और इस कानून के अंतर्गत क्या था, जब तक एक निश्चित मूल्य से ज्यादा मूल्य नहीं हो जाता मक्के का, तो दूसरे देशों से मक्के का आयात नहीं करवा सकते थे। तो इस कारण जो है लोगों को मक्का जो है बहुत महंगा पड़ता था। परंतु जब इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो इस कानून को जो है स्थगित करना पड़ा। उसके बाद जो है यूरोप के अन्य देशों से मक्के का आयात जो है ब्रिटेन में होना शुरू हो गया। अब जो आयात होता था उस मक्के का मूल्य ब्रिटेन के अंदर जो मक्का उत्पादन होता था उससे भी कम होता था। कारण क्या था, उस समय तक ब्रिटेन की जनसंख्या जो है काफी कम थी और मजदूरी महंगी पड़ती थी, तो इसलिए बाहर से जो है मक्का का आयात करना सस्ता पड़ता था। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है आलू के अकाल का। क्या है, जैसे ही अमेरिका से लोगों को आलू के बारे में जानकारी हुई तो ब्रिटेन या यूरोप के कहें कि बहुत सारे जो गरीब लोग थे वो आलू पर बहुत ज्यादा निर्भर
करने लगे। और 1840 के दशक में जब आयरलैंड के अंदर आलू का काल पड़ा, अर्थात आलू की फसल जो है बहुत ही कम उत्पन्न हुई, तो लगभग 10 लाख लोग जो हैं इस वजह से मारे गए। एक और एग्जाम्पल क्या दिया जाता है कि पहले ब्रिटेन के अंदर जो है मांस खाना बड़ा ही महंगा सौदा था। कारण क्या था, जो दूसरे देशों से जो है मांस का आयात करने के लिए पहले क्या करते थे, पानी के जो बड़े बड़े जहाज थे उनमें जानवरों को जिंदा ही लाना पड़ता था, क्योंकि अगर वहां से मांस लेकर आते हैं तो वो रास्ते में कई दिन लगते थे, तो तब तक मांस जो है खराब हो सकता था। लेकिन जब जिंदा जानवर लेके आते थे तो वो काफी महंगे पड़ते थे, क्योंकि जिंदा जानवर काफी जगह ज्यादा घेरते थे, उनके लिए खाने पीने की का सामान भी साथ में लेकर चलना पड़ता था। और बहुत सारे जानवर जो है रास्ते में मारे जाते थे, बहुत सारे जानवर रास्ते में बीमार पड़ जाते थे और उनका मांस खाने योग्य नहीं रहता था। तो जब तक वो जानवर दूसरे महाद्वीपों से ब्रिटेन में पहुंचते थे तो काफी कम मात्रा में वो जानवर बचते थे, जिस कारण जो है मांस जो है काफी महंगा पड़ता था। परंतु 1870 के दशक में जब रेफ्रिजरेशन की तकनीक आ गई तो दूसरे महाद्वीपों में जैसे कि अमेरिका में जो है जानवरों को सीधा काट कर केवल उनका मांस जो है जहाजों पर लादा जाने लगा। इस कारण क्या है, एक जहाज पर पहले की अपेक्षा में कई ज्यादा गुना जो है मांस रखा जाने लगा, जिस और रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था के कारण वो मांस खराब भी नहीं होता था। तो इस कारण जो है मांस का ब्रिटेन में पहुंचना सस्ता पड़ने लगा। मांस सस्ता होने के कारण लोगों को जो है उनके खाने पीने में विविधता उपलब्ध हुई, उनका जीवन स्तर जो है सुधरने लगा और वहां के लोगों ने भी जो कहेंगे औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का साथ देना शुरू कर दिया। इसके अलावा और उदाहरण दिए जाते हैं जैसे कि उपनिवेशवाद का क्या है, भारत या कहें कि एशिया जैसे देशों में जो कि काफी समृद्ध थे, यूरोप के देशों ने वहां पर उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया था। ये उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया हम पिछली किताबों में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आगे भी दिया जाएगा। इस लेसन में जो है आगे इसके कई उदाहरण आएंगे। उसी तरह से अफ्रीका में क्या है, 1870 तक केवल अफ्रीका का 10% भाग ही उपनिवेशवाद की चपेट में आया था, परंतु 1914 तक आते आते जो है 90% अफ्रीका के ऊपर यूरोपीय शक्तियों का अधिकार हो चुका था। इसके अलावा उदाहरण दिया जाता है जैसे कि अर्थशास्त्री 3 प्रकार के अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाहों के बारे में जिक्र करते हैं। 3 प्रवाह कौन से हैं, एक तो वस्तुओं का व्यापार, दूसरा है श्रम का आवागमन और तीसरा है पूंजी का आवागमन। वस्तुओं के व्यापार से हम लोग वस्तुओं के व्यापार को हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थात किस तरह से एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को लाया ले जाया जाता था। अब रही श्रम की बात, अर्थात क्या है, श्रम का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो इसके बहुत सारे उदाहरण इस लेसन में दिए गए हैं। पहले तो क्या है, अगर बात करें कि 18वीं शताब्दी में तो लगभग 19वीं शताब्दी में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। इसी प्रकार जो है अफ्रीका पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद जो यूरोप के लोग हैं वो वहां से लोगों को पकड़कर अमेरिका भेजने लगे, अर्थात दास व्यापार जो है काफी जोरों पर था। अर्थात वहां के लोगों को पकड़कर अमेरिका की मंडियों में बेच दिया जाता था, जहां पर उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। इसी प्रकार का एग्जाम्पल है भारत में मिलता है गिरमिटिया मजदूरों के रूप में। क्या है, भारत के अगर बात करें उत्तरी या पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्रों से मजदूरों को जो है एक एग्रीमेंट के जरिए फिजी और मलेशिया के द्वीपों पर भेजा जाता था और स्थानीय भाषा में लोग एग्रीमेंट को गिरमिटिया कहने लगे, अर्थात वो मजदूर जो एग्रीमेंट के तहत दूसरे देशों में भेजे जाते थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। एग्रीमेंट क्या होता था कि उन मजदूरों को कम से कम भी 5 वर्ष तक वहां पर जाकर बागानों में या खेतों में काम करना पड़ेगा, तभी उनको वापस आने की परमिशन दी जाएगी। तो काफी बड़ी संख्या में भारत से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाकर उन द्वीपों पर बसाया गया और वहां पर उत्पादन करके
जो है ब्रिटेन या यूरोप में भेजा जाने लगा। एक और एग्जाम्पल है जैसे कि पंजाब का, क्या है, जब जैसे ही ब्रिटेन के अंदर मशीनीकरण का युग उत्पन्न हुआ, मशीनीकरण का युग शुरू हुआ, तो वहां पर कपास या फिर खाद्यान्नों की मांग जो है काफी बढ़ गई। और इस मांग को पूरा करने के लिए भारत का जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारी नहरें निकाली ताकि वहां पर खेती की जा सके। और दूर दराज के गांव से लोगों को लाकर उन नहरों के किनारे पर बसाया जाने लगा, जिनको कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। तो वहां पर लोगों को लाकर बसाया जाता था ताकि वो वहां पर खेती करें, और उन खेती के उत्पादों को ले जाकर ब्रिटेन में आयात कर लेते थे ब्रिटेन के लोग, और उसके बाद वस्तुओं को तैयार करके भारत जैसे जनसंख्यापूर्ण जो देश थे वहां पर उनको भेज दिया जाता था। उसके अलावा कहें कि पूंजी का प्रवाह, तो क्या है, यूरोप के जो या खासकर ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे वो क्या करते थे, अधिक लाभ कमाने के कारण और ज्यादा लाभ वो कमाना चाहते थे, इसलिए वो विश्व के अन्य देशों में जो है अपने उद्योग स्थापित करने लगे, अर्थात वहां पर निवेश करने लगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों में भी क्या है, इसका लाभ ही पहुंचा। जैसे कि रेलवे का, अब क्या है, बहुत ज्यादा संख्या में जो है माल का उत्पादन होने के कारण एक माल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए जो बैलगाड़ियां या घोड़ा गाड़ी थी वो कामयाब नहीं थी। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में रेलवे का जाल बिछाया ताकि वहां से देश के अलग अलग भागों से सामान को खरीद कर बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल इस लेसन में दिए गए हैं। तो इससे संबंधित आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज केवल इस लेसन की भूमिका को हम लोगों ने पढ़ा है। धन्यवाद।